तो देखिए कक्षा 11वीं गणित अध्याय 9 सरल रेखाएं प्रश्नावली 9.3 प्रश्न क्रमांक 19। ये शायद लास्ट प्रश्न होगा, है ना? अच्छा 9.2 है ना? 9.2 है, ठीक। तो इसमें अपन को सिद्ध करना है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि बिंदु 3 0 ऋण 2 और 8 2 कैसे हैं? संरेख हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर या संरेख हैं, ये कैसे दिखाएंगे? तो उसने ऐसा क्यों कहा कि समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए? क्या हम किसी और प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि ये संरेख है? हाँ, दिखा सकते हैं। हमारे पास दो विधियां और हैं संरेख दिखाने की। पहली है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य निकाल दो। हम इसके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और शून्य आ जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, मतलब बिंदु कैसे हैं? संरेख है। एक विधि वो है। दूसरी विधि है हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता स्लोप पता करें। स्लोप एक सा निकलेगा, उन दोनों को आप स्लोप निकालें, फिर इसको एक के साथ लेकर के इसका स्लोप निकालें, स्लोप एक सा निकलेगा, यानी एक ही रेखा है। एक ही रेखा है, इसका मतलब हुआ बिंदु कैसे हैं? संरेख है। दो विधियां हो गई। वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है। बात समझ आई? इन दोनों का प्रयोग, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि और भी कोई विधियां हैं क्या। इन दोनों का प्रयोग नहीं करना है, फिर काय का प्रयोग करना है? एक और विधि अभी दूरी के सूत्र से सिद्ध कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग नहीं करना है। वो कह रहा है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का मतलब आप रेखा का समीकरण बनाइए, फिर बताइए कि संरेख है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इस स्थिति में हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण निकालेंगे और तीसरे बिंदु से उसको संतुष्ट करा देंगे। अगर तीसरा बिंदु उसको संतुष्ट करता है, इसका मतलब हुआ तीसरा बिंदु भी उसी रेखा पर है, तो बस सिद्ध हो गया। ठीक है ना? तो रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करके इसको ऐसे करेंगे। देखें, सबसे पहले अपन निकालेंगे बिंदुओं, देखो 3 0 तथा ऋण 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। यह है। ठीक है ना? यही है ना दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। x1 कौन है? y1, x2, y2 रखो वैल्यू, तो यहां से y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 माने -2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 माइनस 3 x माइनस x1 मतलब x माइनस 3। तो ये आ गया y इक्वल टू, y में से 0 माइनस करेंगे तो y रहेगा -2 अपॉन -5 इन ब्रैकेट x माइनस 3। ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 5 का यहाँ 3 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 5y और 2 का वहां कर दो तो आ जाएगा 2x माइनस 3 दूनी 6। अब इसको वहां ले जाओ तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0 बराबर 2x माइनस 5y माइनस 6, या आ गया 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने क्या निकाल दिया बताओ? मैं ये निकाल दिया हमने इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का। अब यदि तीसरा बिंदु कौन सा है? तीसरा बिंदु कौन सा है? 8 2 भी इसी रेखा पर स्थित है, तो यह है समीकरण एक को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दो उसको, समीकरण एक नाम दे दो। समझ में आ गई ना बात? इसको क्या नाम दे दो? समीकरण एक। अब संतुष्ट कराओ, तो संतुष्ट कराने का मतलब, इसलिए x बराबर 8 और y बराबर 2 रखने
पर रखो इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 गुणित 8 ऋण 5 गुणित 2 ऋण 6 बराबर 0। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 6 बराबर 0। अब ऋण 10 और ऋण 6 ऋण 16, तो देखो संतुष्ट कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु कैसे हैं, अतः दिए गए को लिख देते हैं दत्त, दत्त बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। दत्त का मतलब क्या होता है, दिए गए, ठीक है ना, अतः दत्त बिंदु संरेख है, बस हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमारे लिए रेखा का समीकरण का प्रयोग करके संरेख सिद्ध करना है तो क्या करना है आपको, अब हम सीखने वाले हैं बच्चों इस अध्याय में आगे 9.3 के लिए थ्योरी है, किसी बिंदु की रेखा से दूरी निकालना, या इसको ऐसा भी बोलते हैं बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना। वो था सेम, दोनों बातें एक ही है। हेडिंग, सूत्र की हेडिंग अनुच्छेद में ये दी है, लेकिन सवाल ये मिलेगा, सवाल ऐसा मिलेगा और सूत्र की हेडिंग ऐसी दी है, तो दोनों बातें एक ही हैं। क्या, बिंदु से रेखा की दूरी निकालना या रेखा से बिंदु की दूरी निकालना, या बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, इसका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रेखा का समीकरण है ना, ध्यान दीजिए। और एक कोई बिंदु है रेखा से परे, पॉइंट है कोई P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और मैंने इससे इस पर लंब खींचा PQ, तो मुझे PQ की लंबाई निकालना है। PQ नाम दे रहे हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, D, तो हमें D की लंबाई निकालना है, कितनी होगी। तो अब बताओ, सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, वही तो निकालना है, या बिंदु की रेखा से दूरी, तो वही तो निकालना है। समझ आएगी ना बात, तो दोनों बातें एक ही हैं। तो बिंदु की रेखा से दूरी होती है, ये निकालना होती है डी बराबर, इसका सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ऑफ मॉड, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। तो बिंदु की रेखा से दूरी का सूत्र क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि लंबाई नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो मॉड हटाकर प्लस में आंसर लिखेंगे, आंसर में मॉड नहीं लगा रहेगा। जब हम सवाल करेंगे आंसर आएगा तो वहां मॉड नहीं लगाएंगे, जब आंसर आ जाएगा फाइनल तो मॉड हटा देंगे। मॉड इसलिए है, अगर अंदर का आंसर माइनस में आया तो भी तुम्हें क्या में लिखना है, प्लस में, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव। समझ आएगी ना बात, इसलिए मॉड लगाया गया है। तो ये है हमारे पास सूत्र। अब इसको चाहे डी से प्रदर्शित कर दें चाहे PQ से, कैसे करना है आपको, ये जो बिंदु है ना, इन बिंदु से रेखा को संतुष्ट करा देना है। देखो x की जगह पे क्या लिख देना है, x1, y की जगह पे y1 लिख देना है, और इनके गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से भाग दे देना है, ठीक है ना। सूत्र याद रहेगा। चलिए दूसरे सूत्र आते हैं। अब आते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। किसके बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना। तो ये कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ध्यान देना, ये मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। मुझे इनके बीच की दूरी निकालना है, कितनी होगी। समझ में आ रही ना बात। ये मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, इसका समीकरण है, अच्छा समांतर रेखाओं का समीकरण ध्यान रखना आप कैसा होता है। समांतर रेखाओं के समीकरण में केवल अचर अलग होगा, बाकी आगे का एक सा होगा। मतलब समांतर समीकरण ऐसा होता है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। इसमें अचर बस अलग होता है। समांतर रेखाओं के समीकरण की पहचान आपको क्या मिलेगी कि x और y वाले जो पद हैं वो एक से होंगे,
अचर कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है ना, आप याद करो 10वीं क्लास, समांतर रेखाओं में क्या होता था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C। तो ये नहीं होता था बराबर, ये तो बराबर हो सकते। दूसरी बात, या तो ये बराबर होंगे या फिर इनका अनुपात बराबर होगा। जैसे मैंने लिखा 2x धन 3y धन 8 बराबर 0, फिर हमने लिखा 2x धन 3y धन 9 बराबर 0। तो ये समांतर रेखा है। कैसी रेखा है, समझ आएगी ना बात। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 है, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो 10th की मेथड लगा लेना, 10वीं वाली विधि लगा लेना। 10वीं वाली विधि कैसे लगाओगे, जांच करके देख लेना मन में। तो पहले तो मैं जो सूत्र बता रहा हूं वो पैरेलल लाइंस के लिए है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए। अगर रेखा समांतर नहीं है तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो काटेंगे। तो दूरी तो समांतर रेखाओं के बीच की ही निकालेंगे। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो उनके बीच की दूरी कोई पूछे तो सबने बोल देना कि अगर वो समांतर नहीं है तो क्या करेंगे, प्रतिशत करेंगे। प्रतिशत करेंगे तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी 0। किसी स्थान विशेष पर पूछी बात अलग है, लेकिन उनके बीच की न्यूनतम दूरी फाइनली पे 0 ही होगी अगर वो एक ही तल में है। 12वीं क्लास में आपको एक से केस पढ़ने में मिलेंगे कि रेखा अलग अलग तल में है, समांतर नहीं है। एक रेखा धरती में, एक आसमान में है। जैसे कि 2 रेखा में इस पर बनाऊं क्या, तो वो प्रतिशत करेंगी या समांतर होंगी। लेकिन ये देखो, ये 2 रेखा ये समांतर भी नहीं है, प्रतिशत भी नहीं है। एक रेखा ही है, एक रेखा ही, ये समांतर है क्या, प्रतिशत ही है। तो ऐसा कब संभव है, जे अलग तल में है और जे अलग तल में है। तो अगर 2 रेखा विषमतली हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि वो समांतर भी नहीं हो और प्रतिच्छेदी भी नहीं हो। लेकिन अगर वो समतली हैं तो या तो समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी। समांतर है तो ये सूत्र लगा देना, प्रतिच्छेदी है तो बीच की दूरी, दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी से होता है, तो वो 0। तो ये समांतर रेखा है। दूसरी बात देखो, समांतर रेखाओं का समीकरण मैं इसके ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मैं लिखा 4x धन 6y धन 9 बराबर 0। तो ये भी इसके समांतर है, क्योंकि इनका अनुपात एक सहारा ना, 4 दूनी 8, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2 ऐसा। तो ये भी समांतर है और ये भी समांतर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये समांतर रेखा पहचान जाओगे तो ये जो मैं सूत्र पढ़ा रहा हूं वो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के लिए है। ठीक है ना। यहाँ पर वृत्त में क्या होता है, कोई चीज आपको 11वीं क्लास में पढ़ा रहा है वो आपको बीएससी फाइनल में यूज हो सकती है। वो तो आपको जो पढ़ा दिया तो वो थोड़े अकेले 11वीं के लिए थोड़ी पढ़ाया, वो तो जब तक आप मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे कहीं भी वो चीज क्या होगी, यूज होगी। A+B का होल इसका कक्षा 6वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में भी लगा। अब आप बोलो सर यहाँ तो है ही नहीं है तो काय को लगाया, तो वो चीज एक बार पढ़ ली ना गणित में तो वो काय के लिए है, आगे तक कहीं भी बोल यूज हो सकती है ना। तो ये हमारे पास है, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालना है। प्राय हमें समीकरण ऐसे रहेंगे, प्राय ऐसे केस बनेंगे, ऐसे नहीं होंगे तो हम ऐसे बना लेंगे। एक और सुन लेना आप बात, अगर ऐसे समीकरण है तो हम इस सूत्र नहीं लगाएंगे जो मैं बता रहा हूं, तो नहीं लगाएंगे। पहले समीकरण को हम ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2 से भाग दे दो, 2 से क्या करो, तो कैसा बन जाएगा जी, 2x धन 3y धन 4.5 बराबर 0 हो गया ना। ऐसे ही तो याद रखना, हम ऐसे पहले समीकरण ऐसे करना है, फिर बाद में सूत्र लगाना है। ठीक है, ऐसे करने का मतलब क्या हुआ कि x से y के गुणांक कैसे करना है, 1 से बराबर करना है। ठीक है, अब हम इनके बीच की दूरी निकालना है। जरा फंडा लगाते कैसे निकलेगी। ये 2 रेखा इनके बीच की दूरी निकालने से काम करते हैं हम, मूल बिंदु से इस रेखा पर लंब गिराते हैं, इस लंब को मान लिया D1, ठीक है ना। फिर मैंने मूल बिंदु से इस पर लंब डाला, इसकी लंबाई को क्या मान लिया, अब मैंने D2 में से D1 घटा दिया, क्या निकलेगा, दोनों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला क्या है, अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी उन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाइयों के अंतर के बराबर होती है, दैट्स ऑल हो गया। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, उन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाइयों के अंतर के। अब ऐसा करेंगे, अगर एक रेखा इस तरफ है तो ये भी तो समांतर है। अब मुझे इनकी बीच की दूरी निकालना है, तो मैंने मूल बिंदु से इस पर लंब डाला, तो अब ये जुड़ेगा,
अब उनके बीच की दूरी क्या के बराबर होगी? मूल बिंदु से डाले गए लंबे की लंबाइयों के फल के। अब ये तो बड़ा कठिन प्रश्न हो गया कि हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये कैसा है। कुछ नहीं करना है, सी का चिन्ह अपने यहाँ भी, अगर कोई रेखा नीचे है तो नेगेटिव होगा, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नहीं समझे? अगर सी के चिन्ह समान है, इनके चिन्ह समान मतलब दोनों रेखा मूल बिंदु के एक ही ओर हैं, एक ही ओर है मूल बिंदु के। और अगर सी के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, एक मूल बिंदु के ऊपर है, दूसरी मूल बिंदु के नीचे है, अपने आप ही डी जुड़ जाएगा, अपने आप जुड़ जाएगा। तो अब तुम्हें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है उसमें, सूत्र में सारा कुछ सेट है, लेकिन पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई ये ऐसा ऐसे हम जो सूत्र निकाला वो कैसे निकाला। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले के लंबे की लंबाई कितनी होगी, कौन बताएगा? इस रेखा पर तो मूल बिंदु से डाले के लंबे की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? क्या होते हैं? 0 0 होते ना। तो मुझे लंबा डालना है तो यहाँ भी क्या लिखना है, यहाँ भी क्या लिखना है, तो इतना पोर्शन तो 0 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? सी बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? इसको याद कर लो। किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले के लंबे की लंबाई होती है सी बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होती है? किसी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबे की लंबाई क्या होती है? सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैंने मूल बिंदु से इस पर लंबा डाला तो कितना निकलेगा? C1 बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही? इतने निकलेगा। अच्छा, अब एक काम करो, दूसरे पर डालो, इस पर डालो तो निकलेगा C2 बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनको घटा दो तो यही है दोनों के बीच की दूरी, यही है दोनों के बीच की दूरी। क्या निकली? C1 बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम ले लो तो इसको एक बार लिखना पड़ेगा। तो बताओ सूत्र कैसा हो जाएगा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इसको मैं कैपिटल डी नाम दे देता हूँ। ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है? कैसे निकला? ये है मूल बिंदु से पहली रेखा बढ़ाने की लंबाई यानी कि D1 है, और ये कौन है? D2 है। दोनों को क्या कर दिया? अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर ये रेखा ये किस तरफ होगी तो भाई अपने आप C का मान नेगेटिव होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अपने यहाँ भी जुड़ जाएगी। तो यहाँ भी माइनस होगा तो भी जुड़ जाएंगी, दोनों संख्या माइनस की होंगी तो भी जुड़ेंगी। और अगर ये प्लस की और ये वाली माइनस की है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो तुम्हें ये विचार नहीं करना है कि मूल बिंदु के ऊपर है कि ठीक है, मतलब मूल बिंदु के विपरीत ओर है या मूल बिंदु के एक ही ओर है, ये आपको विचार करना नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि अगर मूल बिंदु के विपरीत ओर है तो जुड़ेगा और मूल बिंदु के एक ही ओर है तो क्या होगा? घटेगा। समझ में आएगी ना बात? तो ये होती है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ये अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये है मूल बिंदु से डाले के लंबे की लंबाई C बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है। अब अपन इसके सवालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस यही लास्ट कंसेप्ट हमारा इसमें निकल करके आता है। उदाहरण नंबर 9 में हमारे लिए दिया है बिंदु 3 ऋण 5 की रेखा 3x ऋण 4y ऋण 26 से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कितना सिंपल सवाल है, देखें सॉल्व। सबसे पहले अपन लिख देते हैं रेखा। तो रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण है 3x ऋण 4y ऋण 26 बराबर 0। और बिंदु क्या दिया अपन को? बिंदु दिया है 3, ऋण 5, यही है ना। अब सूत्र लिख दो। तो बिंदु की रेखा से दूरी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बिंदु x1, y1 की रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से दूरी क्या होती है?
डी बराबर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। यही है ना, बस आंसर कर दो अब। तो डी बराबर, चलो मान लिखो ए मतलब 3, x1 मतलब तो 3 गुणा 3 आएगा। नहीं आई बात समझ में है? फिर क्या लगा है माइनस, तो अपना माइनस रहेगा। फिर बी मतलब 4 गुणित y1, तो y1 कितना है -5 आएगा। और प्लस सी, लेकिन हमारा है -26 बटे अंडर रूट ऑफ, चलो ए स्क्वायर, ए मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर आएगा, कोष्टक लगा के लिखना पड़ेगा। प्लस अपने आप हो जाएगा, वो प्लस अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करो तो कितना आएगा, 3 तर का 9 माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 माइनस 26 आओ घटेगा, और नीचे आ जाएगा 9 और धन कितना आएगा 16 आएगा। नहीं आएगा? तुम्हारा जन्मदिन है, क्या नाम? निशा, हैप्पी बर्थडे। कितनी ले लें? छोटी ही है, ज्यादा ले ले रहे। हैप्पी बर्थडे। तो ये हमारे पास आया, ठीक है। अब हमारे पास कितना आएगा, 20 और 9 29 में 26 घटाओ 3 बटे 25 आएगा। नहीं आएगा? तो 3 बटे 25 का वर्गमूल 5। अब मैंने मॉड हटा दिया, क्यों? 12 में ही नहीं है, 12 होता तो प्लस कर देते, तो प्लस है ही पहले से। 5 का कितना आ गया, 3 बटे 5, इसकी दूरी है 3 बटे 5। और अच्छा करना तो उसकी क्या ले सकते, इकाई। क्या ले सकते हैं, इकाई, क्योंकि हमें नहीं पता है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर लीटर काय में है। लीटर में भी होगी क्या दूरी है? तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर काय में है, तो पता नहीं है, तो इकाई लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसको देख लीजिए। देखा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण 10 में हमारे पास आया, समांतर रेखाओं 3x ऋण 4y धन 7 बराबर 0 और 3x ऋण 4y धन 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहचानो समांतर रेखा है। उसने तो लिख के भी दिया, ये शब्द नहीं भी लिखता तब भी अपन जान जाते। तो देखो आगे वाला इतना हिस्सा देखो, 3x 4y, देखो ऐसा है बस, तो समांतर है। सी बदलेगा, सी बदल गया मतलब, अगर सी भी ना बदले तो संपाती है, क्योंकि फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाएगा। तो फिर वो संपाती हो जाएंगे, तो उनके बीच की दूरी 0 हो जाएगी। फिर अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले दी गई रेखाओं के समीकरण लिख देते हैं। दी गई रेखाओं के समीकरण, जिनके समीकरण हमारे पास क्या है, एक है 3x ऋण 4y धन 7 बराबर 0, 3x ऋण 4y धन 5 बराबर 0। आप बता सकते हो रेखा मूल बिंदु के एक ही ओर है कि विपरीत ओर है? वेरी गुड, अच्छा पहचाना। कैसे पहचाना? दोनों का कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट की आज साइन देखो एक सा है, तो बस तो मूल बिंदु की एक ही ओर अपने आप ही घटेंगी वो तो। ठीक, तब यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देते हैं सूत्र। सूत्र लिख देना चाहिए, क्योंकि जब हम सूत्र विधि से सवाल कर रहे हो तो सारा का सारा सिस्टम सूत्र पर डिपेंड हो जाता है, माने पूरी नंबरिंग कहां पर आ जाती है, सूत्र पर। इसलिए सूत्र का डिटेल लिखना चाहिए। तो अपने यहां लिखेंगे सूत्र, समांतर रेखाओं कौन थी, ax प्लस dy प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा ax प्लस dy प्लस c2 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी क्या होती है, c1, इसको d नाम दिया था अपन ने, इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड, ये होती है। बस अब आप मान लिख दो, ठीक है ना। तो इसलिए अभिष्ट रेखाओं के बीच की दूरी, या इसलिए रेखा एक व 2 के बीच की दूरी
क्या हो जाएगी, के बीच की दूरी हमारे पास हो जाएगी d बराबर अपना C1 कितना है, तो यहाँ पाएगा 7 माइनस C2 कितना है 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ a, दोनों का मिला लू। अब समझ गए दोनों की एक साथ क्यों करना। जैसे मान लो यहाँ पर 6 होता तो पर यहाँ कौन सी वैल्यू लिखती, मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, यहाँ 4 और यहाँ 8 है, बात समझ आ रही। तो रेखा तो समांतर है लेकिन a और b के मान क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समान करना पड़ेगा। अब आप समझ गए ना, इसलिए उसने जब सूत्र दिया तो उसने इतना आपको पहले से बताया कि ये समान चाहिए इतना, ताकि आप यहाँ पर एक बार वैल्यू लिख सकें। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 का वर्ग धन माइनस, अच्छा कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ लिखने के 4 का वर्ग, सवाल गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा लेकिन नंबर कटेंगे। भाई भले ही उसका आंसर प्लस 16 ही आना है लेकिन तुम्हें वैल्यू तो वही लिखना पड़ेगी जो सवाल में दी है, वो नहीं आप बदल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा 7 में से 5 गए, 2/3 का वर्ग 9 ऋण 4 का वर्ग 16, तो आ गया 2/वर्गमूल 25, तो बराबर आ गया 2/5 इकाई। चलो हो गया आंसर अपना, 2/5 इकाई है। समझ आ गया सभी को। इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 2/5 इकाई। तो प्रश्नावली 9.3 प्रश्न क्रमांक 1 में है ढाल तथा y अंताखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण ये दिए 3। एक बात बताओ, ढाल और अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। ढाल मतलब m, अंतखंड मतलब c। चलो बताओ आप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मुझे इसको कैसे भी करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में जमाना है। तो जिस फॉर्म में आपको वैल्यू पता करनी है उस रूप में इसको जमा लेना बस। तो देखो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, पहले समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, x धन 7y बराबर कितना है 0। मुझे इसको जमाना है y बराबर एम एक्स के रूप में। किस में जमाना है, तो y बराबर एम एक्स, इस तरफ चाहिए y, बाकी सब। तो चलो पहले x का पक्षांतर कर दो, तो यहाँ से 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 माइनस x, तो 7y इक्वल टू आ गया माइनस x। अब 7 का भी पक्षांतर कर दो या 7 से भाग दे दो, 7 से क्या करने पर भाग देने पर, अपन 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/7x। ऐसा लिख दें, बात तो एक ही है, x/7 लिखो चाहे और प्लस में 0 लिखते कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इसकी तुलना ढाल अंतखंड यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करने पर, बस इससे तुलना कर दो आप। तो m की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1/7, एक आंसर हो गया। क्या निकल आई, अब क्या चाहिए, तो ये है c, तो c की वैल्यू क्या आ गई, अंतखंड है 0 और ढाल है 1/7। अंतखंड कितना है, ढाल कितनी है, समझ आ गया सभी को। जो हमारे पास आंसर हो गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें और अच्छे से समझ जाओगे। 6x धन 3y ऋण 5 बराबर 0, क्या काय का मान निकालना हमें, तो हमें इसको किस रूप में जमाना है, तो इस तरफ हमें अकेला क्या चाहिए, बाकी उस तरफ ले चलो। तो यहाँ पर 3y इक्वल टू क्या आएगा, जे 6x वहां जाके माइनस का हो जाएगा और जे काय का हो जाएगा। ये बात समझ में आती है। अब किससे भाग देना है, 3 से। 3 से भाग देने पर, क्यों देना है भाग जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे y अकेला चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3y/3 बराबर -6x/3 धन, अब 3 से 3 कट गया तो यहाँ तो बचा अकेला y, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5/3। क्लियर है, क्लियर। अब बताओ किससे करना है तुलना, अब y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने
पर करो तुलना, तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर -2 और c बराबर 5/3। आंसर हो गया। लो, तो यहाँ पर ढाल ऋण 2 है और अंतःखंड कितना है। अब तीसरे वाले सवाल को देख लो। तीसरे वाले में तो कुछ है ही नहीं है। y इक्वल टू, तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान दो, y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 0 इंटू एक्स का मतलब 0, 0 प्लस 0 मतलब 0, तो 0 तो लिखा है। कर दो तुलना। अब y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या करने पर, आप लोग महान हो, तुलना कर दो। तो m इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, इसका ढाल भी 0 है और इसका अंतःखंड भी 0 है। वास्तव में जो x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, तो x अक्ष की ढाल 0 होगा और x अक्ष का अंतःखंड 0, क्योंकि वो तो y मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है, चलो कर लो, इनको करना हो।